डियर स्टूडेंट, ये स्पेशल वीडियो स्पेशल बैक के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आसान तरीके से अपनी बैक क्लियर की जाती है। इसमें हम कुछ पॉइंट बताएंगे, उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, तो आसानी से आप बैक क्लियर कर लोगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की। ये पिछले 6 महीने पहले का क्वेश्चन पेपर है और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के मिलते जुलता ही अगला क्वेश्चन पेपर आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर और पिछले 1-2 सालों के क्वेश्चन पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया जाए, तो इसमें ये देखिए कि क्योंकि देखिए है क्या कि जो अप्लाइड मैथ फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये 100 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है और आपको 2.5 घंटे है ना, 2.5 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है कि एक है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, इसी प्रकार से सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो 6 पंजे 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। और लास्ट सेक्शन सी है, इसमें आपको अगेन 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 5 10 की 50 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको केवल 25 मार्क्स लाने होते हैं, केवल 25 मार्क्स लाने होते हैं। अब बताइए, अगर आपने ये जो 2 मार्क्स के हैं 10, अगर ये 10 में 12 में से 10 कर दिया, मत चलो छोड़िए, आप ऐसा करिए कि 10-12 में से 8 ही आपके सही हो जाते, ये सही हो जाने चाहिए। जो रिपीट होते हैं हमेशा उनको आप रट डालिए अगर नहीं भी हो रहे तो, क्योंकि हमने स्पेशल बैच की बहुत सारी कॉपी चेक करी है, उसमें बहुत विकट स्थिति स्टूडेंट की होती है, इतनी उनकी कमजोर मैथ्स होती है। और कमजोर इसलिए कि वो पढ़ते नहीं, सिंपल सी बात है, पढ़ेंगे तो भैया कमजोर क्यों रहेगी, है ना। पर चलिए क्या कर सकते हैं, अब पढ़ते नहीं आप लोग, हम क्या करें भैया, है नहीं। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करके प्ले लिस्ट में हमने डाल रखे, ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे तो 100% पास हो जाएंगे भाई। 25 चाहिए, 100 में से 25 चाहिए। 8 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो 16 मार्क्स तो यहां मिल गया आपको। ठीक है, अब यहाँ 5 करने हैं 7 में से, तो 5 छोड़िए, चलो 2 ही करते हैं आप। अगर 2 ही सॉल्व हो पाते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो 6 दुना 12 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, 12 और 16 कितना हो गया, 26, सॉरी 16 28 मार्क्स पास तो यही हो गए। अब सेक्शन सी में अगर आपने एक क्वेश्चन भी किया तो 10 मार्क्स सीधे आ जाएंगे भैया, और टोटल कितने हो जाएंगे, 28 और 38 मार्क्स हो जाएंगे, पास हो जाएंगे आप, आसानी से हो सकते हैं। बट क्या करें, आप पढ़ना नहीं चाहते। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन पेपर जो मेरे हाथ में है, इसमें जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं या हर सेमेस्टर में रिपीट होते हैं, केवल उन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, क्योंकि आप स्पेशल बैच के स्टूडेंट है, उस प्रकार से केवल रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं उनको बताऊंगा। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना, तो आसानी से आप पास हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला 2 मार्क्स का आता है, या एनसीआर या एनपीआर। हाँ, या तो ये आएगा कि 10p3 का मान ज्ञात करो, या फिर आएगा कि 10c3 का मान ज्ञात करो। पी या सी में से कोई आएगा, तो आपको आना चाहिए सॉल्व करना। सिंपल सी बात ये है। देखिए, फॉर्मूला दोनों को याद होना चाहिए। एक होता है एनपीआर का फॉर्मूला, एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एनपीआर का फॉर्मूला। ये तो याद होना चाहिए। अब ये भी याद नहीं तो क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, एक होता है एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर में एक्स्ट्रा ये वाला आ जाता है बस, और सेम एनपीआर का फॉर्मूला है, लेकिन फैक्टोरियल आर यहाँ पे और ऐड हो जाता है नीचे, तो एनसीआर बन जाता है। बस ये 2 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए 10pr 10p3, जब npr का फॉर्मूला ये है तो 10p3, npr का मान ये है तो 10p3 का मान क्या होगा, तो n की जगह r है और सॉरी
n की जगह 10 है और r की जगह 3 है, ऊपर n की जगह 10, नीचे r की जगह 3, तो इधर भी फॉर्मूले में रख दीजिए np 10p3 निकालना। अगर भाई 10p3 की जगह हो सकता है वहां पे 7c3 हो, तो भाई n की जगह 7 रख देना और r की जगह 3 रख देना, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहां पे n की जगह पे 10 है तो फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन n माइनस r, मतलब 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल लगा दो। अब देखो जी, ऊपर है 10 का फैक्टोरियल और नीचे है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, हाँ 10 में से 3 गए 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। देखिए सॉल्व करना कैसे, देखो फैक्टोरियल 5 को अगर खोलना हो तो 5 से शुरू करते हैं और एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 को खोलना है तो 5 से शुरू करते हैं, एक कम करो 4, फिर इंटू एक कम करो 3, फिर इंटू एक कम करो 2, फिर इंटू एक करो 1, एक तक वहां छोड़ देंगे। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो गया, 4 5 20, 3 60 2 120 हो गया, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 से शुरू करो, एक कम करो, फिर एक कम करो, 6 आ गया। 10 को क्या करेंगे, इसको भी 10 से शुरू करेंगे और एक कम करो 9 आ गया, इंटू एक कम करो 8 आ गया, इंटू एक कम करो 7 आ गया। लेकिन नीचे 7 का फैक्टोरियल तो यहीं पे भी रोक सकते हैं इसको, 7 का वैसे 1 तक ले जा सकते हैं जैसे इसको लेके, लेकिन हमें नीचे 7 का फैक्टोरियल ऑलरेडी दे रखा है, तो 7 का फैक्टोरियल 7 से का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमने 7 तक ले गए और वहां पे रोक दिया, और वहां पे रोक दिया तो फैक्टोरियल लगा दिया, बस समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। इससे ये कट गया। अब 10 गुणा 8 गुणा 7 कर दो, 10 नमा 90 होता है और गुणा 8, 9 अट्ठे 72 होता है और 0, हाँ 720 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब भैया अगर 10c3 आता है तो क्या करेंगे, हाँ 10c3 तो एनसीआर का फॉर्मूला ये है, तो 10c3 बराबर क्या होगा, जब n की जगह 10 रख दो और r की जगह 3 रख दो इस फॉर्मूले में, तो फैक्टोरियल n मतलब 10 का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर मतलब 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूले में रख दिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 मतलब 7 का फैक्टोरियल, इसमें 3 का फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आ गया, बस खत्म बात, और क्या है ना। अब देखो सेम ऐसे ही करिए भैया, इसको 7 तक खोलिए ऊपर वाले को, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे जाते फैक्टोरियल लगा दो, अपॉन 3 का फैक्टोरियल खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, इंटू 7 का फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो क्योंकि ऊपर वाले से कट रहा है पूरा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 से 9 कटा, 3 3 9, 2 से 4 कटा 2, सॉरी 2 से 8 कटा, 2 चौको 8 है ना, इज इक्वल टू 10, 10 ऊपर बचा 10 गुणा 3 गुणा 4 बस, है ना, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 10 3 30 और 30 चौके 120, 120 आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है जी, हाँ। तो ये तो है भैया, ये 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। अब देखिए एक तरीका और बताता हूं मैं, शॉर्टकट भी बता देता हूं, अगर फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, शॉर्टकट बताना है, अगर याद रहेगा तो भैया ठीक है बता देता हूं, याद रहना चाहिए आपको, बात यह है कि याद रहना चाहिए, है ना, 720 आंसर आना चाहिए। चलो अब देखिए, जब भी 10p3 को शॉर्टकट तरीके से, एक तो फॉर्मूला तरीके से बता दिया, ठीक है, 10p3 को शॉर्टकट तरीके से करना हो तो 10p3 है ना, तो 10 से शुरू करो और एक कम करो 9, फिर एक कम करो 8, और कितने पदों तक ले जाना, 3 पदों तक, नीचे 3 है तो 3 तक, 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 से शुरू किया जो ऊपर था, और जितना नंबर नीचे उतने पदों तक एक एक कम करते हुए खोलते जाइए बस, हाँ। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना हुआ, ये कर 90, 90 गुणा 8 720 आंसर। तो फिर ये फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे बात को भाई, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास 12p2 आता है या 12p4 आता है तो क्या होगा, 12 से शुरू करेंगे और एक कम करेंगे, फिर एक कम करेंगे, फिर एक कम करेंगे, 9 तक आ गया, 4 पदों तक, क्योंकि 4 है ना नीचे, 1 2
2 3 4 4 पद, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो। 12 पे 4 को करना है तो ऐसा करेंगे, सिंपल, सबका ऐसे करना है बस। इसी प्रकार से tan C3 को, tan P3 को क्या करते थे, tan से शुरू करके 3 पदों तक ले गया जितना नीचे था। यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, 10 से शुरू करेंगे और नीचे 3 है तो इसलिए 3 पदों तक ले जाएंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8। बट यहाँ पे जो नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल और आ जाता है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं आता, यहाँ पे नीचे आ जाता है, बस सिंपल सी बात है। और 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 3 3 9 2 चौके 8, 10 गुणा 3 गुणा 4, 10 गुणा 3 गुणा 4, 120 आ गया आंसर। तो शॉर्टकट तरीके से इसको ऐसे कर सकते। तो ये आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो गया। जरा आप ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करना, अगर आप स्पेशल बैक में पास होना चाहते हो तो, है ना। नहीं तो बार बार आपकी कॉपी आती है, हम बोर हो जाते हैं, अरे ये बच्चा फिर से कोई खाली छोड़ देता है, कोई कुछ रामायण लिख देता है। भैया ऐसा नहीं चलता है। अगर आप रामायण लिख देते हैं, जैसे कुछ लोग करते हैं, कुछ बच्चे NP3 फिर इज इक्वल टू 5, फिर NP3 इज इक्वल टू 5, फिर NP3 इज इक्वल टू 5, ऐसे भर देते हैं कॉपी। उनको लगता है कि NP3 ऐसे ऐसे करके टीचर को लगेगा कि नहीं इसने कुछ कर रखा, मार्क्स नहीं, ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलता है। आपको मैथमेटिक्स में सही करना ही होता है, स्टेप बाय स्टेप करना ही होता है। और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एक नज़र में ही पता चल जाता है कि इसने सही कर रखा है गलत। जो थ्योरेटिकल होता है उसमें आप कुछ गप बीच में गप भी मार दो तो ज़्यादा पता नहीं चलता है शायद, तो मार्क्स मिल जाते हैं, इसीलिए पास हो जाते हैं और सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स में फेल होने का कारण यही है कि टीचर को एक नज़र में पता चल जाता है कि इसने सही किया है या गलत किया है। तो इसलिए गप मैथ्स में नहीं मारनी है, ये मेरा 8-10 सालों का अनुभव बोलता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, गप नहीं मारनी, प्रॉपर तरीके से थोड़ा मेहनत करिए भैया, नहीं तो आपकी डिप्लोमा बर्बाद हो जाएगा भाई। 6 साल 3 साल आप पॉलिटेक्निक करते, 3 साल और आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है और उसमें बैक क्लियर नहीं होगी तो फिर आपका डिप्लोमा 6 साल में 6 साल की करीब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप किसी काम के नहीं रहते उस हिसाब से, किसी काम में मीन्स कि आप डिप्लोमा इंजीनियर नहीं रहते। फिर जहां आपको जो क्लियर कर रखा है जिन्होंने, उनको अगर 30,000 की नौकरी मिल रही तो आपको 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी, तो ये समस्या रहती है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमेशा ये क्वेश्चन ही आता है, क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की होल पावर -5 इज, मतलब x प्लस वाई की पावर -5 का अगर प्रसार करेंगे, x प्लस वाई की पावर -5 का अगर प्रसार करेंगे तो कितने पद होंगे। जैसे द्विपद प्रमेय में हमने डिटेल लेक्चर भी बता रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो x प्लस a की पावर n का प्रसार करते हैं तो क्या होता है, nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस ऐसे ऐसे करके n प्लस 1 पद होते हैं। जितना यहाँ नंबर होता है ना उससे एक ज्यादा होते हैं। अगर x प्लस a की पावर 5 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, 5 प्लस 1। अगर x प्लस a की पावर अगर होल पावर, देखिए ध्यान रखना इस चीज का कि अगर जो होल पावर है वो अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, 5 10 15 20 25 कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी है, अगर मान लीजिए 19 है, तो अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 19 जो पावर है ऊपर उसमें एक और जोड़ दो तो 20 होंगे जी। अगर आपने लिख दिया कि 20 होंगे तो आपका आंसर, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कभी कभी जो पावर होती है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर आती है और कभी कभी पावर नेगेटिव नंबर होता है, जैसे यहाँ पे। तो जब भी नेगेटिव नंबर होगा पावर में, अंदर यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, x प्लस ए 2 पद होंगे, x प्लस ए भी हो सकता है, x प्लस ए भी हो सकता है
हाँ, और x -5 भी हो सकता है, x +6 भी हो सकता है, दो पद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर देखनी है आपको केवल। हाँ, पावर में अगर नेगेटिव नंबर है तो पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है। नेगेटिव नंबर कुछ भी हो, -5 हो, -10 हो, -15, -1, -2, 3, 4, माइनस माइनस जितने भी नंबर हो सकते हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर नंबर है अगर पावर में, तो उसका प्रसार जब करेंगे तो वो इनफाइनाइट तक जाता है। सीधी सीधी बात है, याद रख लेना बस। और अगर यहाँ पे पावर में पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, तो पदों की संख्या जो पावर में होगा उससे एक ज्यादा होगी, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रख लेना इसको, ये 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, समझने का कोशिश करिए भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट सेम क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, ये हर बार रिपीट होता है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में 3/3 का आ रखा है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, कहीं कहीं पे 2/2 का भी आ जाएगा, मान लीजिए 2 1 3 2, और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इस डिटर्मिनेंट को निकालिए। तो इस डिटर्मिनेंट को जब 2/2 कहा, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसको अगर निकालना तो ज्यादा इजी है। ये भी आ सकता है और 3/3 का भी आ सकता है, जैसे ये 3/3 का, ये 2/2 का है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, 2 दूना 4, -3 एकम 3, 4 में से 3 गए, एक आंसर आ जाएगा। अगर 2/2 का आएगा तो ऐसे करेंगे, नंबर कुछ भी हो, आप लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम मल्टीप्लाई, माइनस फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर 3/3 का है तो कैसे करेंगे, 3/3 का ये है, इसको एक तो यह है कि पूरा प्रॉपर 3/3 का जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे करिए। देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये आपके अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट के सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक हैं, ध्यान देना, सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। डिटर्मिनेंट सारणिक होता है हिंदी में, और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग और इजी है। तो मेरी आपको एक सलाह यह भी है कि आप केवल इन दो टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे और थोड़ा क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आसानी से पास हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी जो चैनल है इसके नीचे प्लेलिस्ट में जाना आपको आता होगा, मैथ्स गुरु NN की प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको एक डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी और एक मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में, दो अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। एक में 3 लेक्चर, एक में 3 या 4 लेक्चर होंगे। उनको सीरियल से जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगर आपने डिटर्मिनेंट के 3 लेक्चर सीरियल से देख लिए जो हमने अपलोड कर रखे हैं, या मैट्रिक्स के 3 लेक्चर सीरियल से देख लिए जो हमने अपलोड कर रखे हैं, सीरियल से, ध्यान रखना सीरियल से, तो आपके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से ही 20 मार्क्स आ जाएंगे और आप आसानी से पास हो जाओगे। और थोड़ा क्वेश्चन पेपर जो हमने बताया, जैसे ये पिछले 2 क्वेश्चन बचाए, ये डिटरमिनेंट का तो बता ही रहे, तो आसानी से पास हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपको इजी तरीके से कैसे पास करवाया जाए, इजी तरीके से। हाँ, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द पे गौर करेंगे तो 100% पास होंगे आप, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें एक मेथड है, प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट की 6-7 प्रॉपर्टीज। अब डिटेल लेक्चर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उससे करना ज्यादा इजी है। और एक तरीका है कि खोलिए, जैसे खोलते हैं, खोलने का तरीका मैं आप पे छोड़ देता हूं। जब डिटेल लेक्चर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी से सॉल्व क्या करते हैं, देखिए ऐसा होता है स्टूडेंट कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो, जैसे 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और तीसरा कॉलम है, तो अगर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो गया, अगर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो गया तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। फिर
किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम सेम होने पे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ऐसा कुछ बन जाए, ऑपरेशन लगा के देखिए, ऐसा कर सकते हैं हम कि R2 नहीं, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। C2 में हम, ये C2 है ना, ये C1 है, C2 है, C3, C2 में C3 को जोड़ देते हैं। तो C2 टेंस टू का मतलब होता है C2 में चेंज आएगा और किसी में चेंज नहीं आएगा। तो C1 और C3 एज इट इज रहेंगे, 1 2 5 और -2 -3 -9, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ देते हैं, C2 में चेंज आ रहा है, तो C2 में क्या चेंज आ रहा है, C2 में C3 को जोड़ा जा रहा है, C2 में C3 को। तो 1 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। 4 में -9 जोड़े -5 आएगा, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस 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 कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, किसी एक रो या एक कॉलम से पूरा माइनस कॉमन ले तो पूरे में माइनस होना चाहिए, तभी वो कॉमन आएगा। हाँ, माइनस कॉमन लिया तो 1 2 5, तो 1 2 5 तो एज इट इज रहा। यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 2 5 हो गया। यहां से माइनस भी कॉमन मत लो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज लिख दो। अब आप यहां देख रहे होंगे 2 कॉलम C1 और C2 एज इट इज हो गए, सेम हो गए। तो जब 2 कॉलम सेम होते तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, आंसर। ये तरीका है प्रॉपर्टी से। और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के लेक्चर सीरियल से जरूर देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पास होना है तो। नहीं होना है तो चले जाइए रुड़की, काशीपुर घूम के आइए और अपने माँ बाप के 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके आइए और फिर घर पे आ जाइए और फिर से अगले बार फिर से 4-5-10 हज़ार रुपये खर्च करके आइए। हाँ, ऐसे चलता रहेगा। फिर अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी हर बार पूछा जाता है, सेट थ्योरी का है। आपको एक सेट ए दिया जाएगा और एक सेट बी दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यहां पे ए यूनियन बी पूछ रखा है। हो सकता है जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, या ए माइनस बी पूछा जाए, या बी माइनस सी पूछा जाए। तो मैं चारों बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो इसी को करते हैं, हमें ए यूनियन बी चाहिए। हाँ, ए और बी दे रखा है और ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है स्टूडेंट, ये यूनियन का साइन होता है। हाँ, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट ए की जगह लिख दो। ए और बी के सारे एलिमेंट यहां लिख दो। जैसे हमने क्या लिखा, पहले ए के एलिमेंट लिख दो सारे, ए ई आई ओ यू कॉमा लगा के। हाँ, फिर बी के भी लिख दो, बी के ए लिखेंगे तो ए ऑलरेडी आ चुका है तो रिपीट नहीं करना है। हाँ? जो ऑलरेडी आ चुका है उसको रिपीट नहीं करना है। ए यहां पे लिख चुके तो ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। चलो, बी सी और डी, बस। तो सारे एलिमेंट आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए के भी सारे एलिमेंट ए ई आई ओ यू, तो ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट जिसमें होते हैं उसको ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम अगर ये पूछा जाए आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन के साइन को उल्टा कर दो तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है स्टूडेंट ए और बी के कॉमन एलिमेंट। ए और बी के कॉमन मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे जो ए में भी है और बी में भी है, ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसको लिख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट। अब ई देखो, ई यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। आई यहाँ, यहाँ नहीं है, ओ यहाँ, यहाँ नहीं है, ओ यहाँ, यहाँ नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट केवल ए है भैया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, समझ रहे, मैं एक साथ बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि ए माइनस बी, हो सकता है ए माइनस बी आ जाए, तो इनमें से, इन चार में से ही पूछा जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। बी माइनस ए या ए यूनियन बी पूछा जाएगा। ए और बी दो सेट दे रखे होंगे और आपको बोला जाएगा ये यूनियन बी निकालो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालो, या फिर ए माइनस बी या बी माइनस, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ध्यान रखना इस चीज। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, बस ये याद रखना इस डेफिनेशन, और कुछ नहीं।
तो a माइनस बी क्या है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a के कौन से एलिमेंट b में नहीं हो यहां लिख दो, a के कौन से एलिमेंट b में नहीं है, a b में है तो इसको नहीं लिखेंगे, e b में नहीं है तो e लिख दो, i b में नहीं है, o b में नहीं है, u b में नहीं है, तो खत्म बात। a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है उनको यहां लिख दो, वो आपका a माइनस बी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से b माइनस ए क्या होगा बताओ भाई, a माइनस बी, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं, तो b पहले आ गया, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है, b का a में है, b c d a में नहीं है, तो b c d है, b c d, b के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो a में नहीं है, तो इसलिए b c d आ जाएगा, b माइनस ए, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस इसमें हो सकता है कि भैया आपको a की जगह नंबर दे रखे हो 1 2 3 और b की जगह दे रखा हो 2 6 7 8, हाँ, तब बोला जाए a यूनियन b निकालो, a इंटरसेक्शन b निकालो, a माइनस, तो ऐसा भी हो सकता है, या अल्फाबेट भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक जैसा है, दोनों दोनों एक जैसे हैं, एलिमेंट है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन 135। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में दे तो रखा है लेकिन ये रिपीट नहीं होता है। साइन 135 की जगह हो सकता है साइन -1200 आ जाए या टेन 450 आ जाए, तो ये थोड़ा सा आपके हिसाब से ये हो जाएगा कि लेंथी प्रोसेस, इसको छोड़ दीजिएगा आप। हाँ, मैं चाहता हूं कि केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताऊं जो रिपीट होते हैं और एक जैसे हैं, बिल्कुल लगभग लगभग एक जैसे। हाँ, तो इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ये हर बार रिपीट होता है। ये कहा गया कि आयोटा की पावर -12 का मान ज्ञात कीजिए। आयोटा, आई की पावर -12, हाँ, आई मतलब आयोटा होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट, आयोटा की पावर -12 भी आ सकता है, या फिर आयोटा की पावर 25 भी आ सकता है, या आयोटा की पावर 99 भी आ सकता है, या आयोटा की पावर -20 भी आ सकता है। मतलब जो पावर होगी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, अगर पावर माइनस में है तो पहले उसको पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पूछा गया कि आयोटा की पावर -12 है, तो पावर जो है माइनस में है इसकी, तो इसको पॉजिटिव करना है, तो इसको नीचे लेके आओ। जैसे होता ना x की पावर -3 है, तो इसको जब हम नीचे लेके आते हैं तो x की पावर 3 हो जाता है, 1 के नीचे। हाँ, इसी प्रकार से आयोटा की पावर -12 है, तो इसको 1 आयोटा की पावर 12 लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर पॉजिटिव हो गई। आयोटा की पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। ध्यान रखना, नंबर 1 स्टेप इसमें यह है कि अगर पावर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1 स्टेप। अगर पॉजिटिव ऑलरेडी, तब ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है, नंबर 1 स्टेप की। ठीक है, नंबर 2 स्टेप ये है कि जो आयोटा की पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, उसको 4 से डिवाइड करो। जो जैसे यहां पे आयोटा की पावर 12 है, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 तियां 12, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 आयोटा की पावर 0 हो गई, मतलब आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1 आयोटा की पावर 12 की जगह आयोटा की पावर 0 लिख दिया। जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो होगा बस 12, इसको छोटा करना ना, हमें छोटा करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, मतलब जो भी यहां पे पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है उसको आयोटा की पावर रख दो, आयोटा की पावर 12 की जगह आयोटा की पावर वो रख दो, तो ये 1 आयोटा की पावर 0 कितना होता है, हाँ, आयोटा की पावर 0 कितना होता है भाई, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 आंसर। ठीक है, अब देखो,
अगर आयोटा की पावर 25 का मान पूछा जाता है आपसे, यही पूछा जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आयोटा की पावर पूछी जाएगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बस तरीका एक ही है तरीका, बहुत सिंपल है। देखिए आयोटा की पावर 25 है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप तो नहीं हो गया इसका, क्योंकि पॉजिटिव ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, 25 को 4 से डिवाइड करो, 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 छके 24, बचा क्या है 1, शेषफल 1 बचा। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 25 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1। सिंपल सी बात है, आयोटा की पावर 25 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1, मतलब जो शेषफल आएगा वो लिखना है, बस खत्म बात, कुछ नहीं करना है। तो आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, आंसर। ठीक है, 99 है, ये भी पॉजिटिव है, तो 99 को 4 से डिवाइड करो, 99 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूने 8, एक बचे 19, 4 चौके 16, बचा कितना 3 बचा ना शेषफल। तो आयोटा की पावर 99 इक्वल टू आयोटा की पावर 3, जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो लिखना है। और आयोटा की पावर 3 का मान क्या होता है, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा होता है, याद रखना आप। देखिए स्टूडेंट, जो भी आएगा 4 से डिवाइड करने पे जो भी आएगा, तो आयोटा की पावर या तो 0 आएगी, हाँ, आयोटा की पावर 1 आएगी, आयोटा की पावर 2 आएगी, और आयोटा की पावर 3 आएगी, या आयोटा की पावर 4, चलो 4, इसको 4 मान सकते हैं, आयोटा की पावर 0 छोड़ो। तो आयोटा की पावर 1 का मान, आयोटा मतलब आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है। ठीक है, सिंपल है, ये है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करो और वो लिख दो, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, ये याद रखना, ये चारों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयोटा की पावर 20 है, मान -20 है, तो पहले इसको पॉजिटिव करो, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 20 हो जाएगा। अब 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, तो मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 1 होता है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये मैंने कुछ 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी, जो हर साल हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इनसे कुछ हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो मैं सेक्शन बी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और सेक्शन सी में भी। अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चन से हमें हेल्प मिल रही है, तो आप तुरंत कमेंट करिए मुझे कि सर सेक्शन सी भी बता दीजिए, सेक्शन सी भी बता दीजिए, तो मैं तुरंत इसकी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।